नमस्कार मित्रों। आज हम पढ़ेंगे भारतेंदु जी का बलिया के ददरी मेले का प्रसिद्ध व्याख्यान, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। आप देख रहे हैं अपना चैनल सीबीएसई हिंदी विद मथुरा दास। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 11 की ऐच्छिक हिंदी की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 1 का गद्य भाग का अंतिम पाठ, भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। देखते हैं लेखक परिचय। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म सन 1850 ईस्वी में काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम गोपाल चंद गिरधर दास था। इनका मूल नाम हरिश्चंद्र था, जबकि भारतेंदु इनको उपाधि दी गई थी। 5 वर्ष की आयु में इनकी माता तथा जन्म जब हरिश्चंद्र 10 वर्ष के हुए तो इनके पिताजी चल बसे। इन्होंने अपनी परिस्थितियों से प्रेरणा ली। इनके अधिकतर मित्र बड़े लेखक विचारक थे। इन्होंने अनेक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। स्त्री शिक्षा के लिए आपने बाला बोधनी नामक पत्रिका प्रकाशित की। हिंदी नाटक, निबंध, जीवनी, यात्रावृत्तांत की परंपरा भी इन्होंने ही प्रारंभ की। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी, मराठी आदि सभी भाषाओं के शब्दों का प्रयोग आपने अपने साहित्य में किया। आपने भारत की तात्कालिक अवस्था को दिखाने के लिए हिंदी की नाटक विधा का प्रयोग किया। नाटक खेलने के लिए रंगमंच आवश्यक है। इसके लिए आपने विभिन्न शहरों में रंगमंचों की स्थापना की। आप भारतीय नवजागरण के अग्रदूत भी माने जाते हैं और आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह भी कहे जाते हैं। आपने तदीय समाज की स्थापना की। इनकी मृत्यु सन 1885 ईस्वी में 35 वर्ष की अल्पायु में ही हो गई। अब देखते हैं रचनाएं। नाटक है वैदिक हिंसा, हिंसा न भवति, अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, नील देवी, विशस्य विष मोदकम, विशस्य विष औषधम आदि। अनुवाद है धनंजय विजय, विद्या सुंदर, पाखंड विडंबन, सत्य हरिश्चंद्र, मुद्रा राक्षस, कर्पूर मंजरी। संपादन है संपादन किया कविवचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, बाला बोधिनी। साहित्यिक परिचय। भारतेंदु हरिश्चंद्र की धारणा थी कि सन 1877 ईस्वी में हिंदी नई चाल में ढली। नई चाल का अर्थ शैली और संवेदना की दृष्टि से नवीनता थी। पहले काव्य की भाषा ब्रिज होती थी, जो कि अब खड़ी बोली हो गई। भारतेंदु हरिश्चंद्र और उनके समकालीन रचनाकारों ने अपनी साधना से हिंदी को पूरित किया। आधुनिक हिंदी गद्य के विकास में इनका उल्लेखनीय योगदान रहा। उन्होंने अपने समकालीन लेखकों का नेतृत्व किया, साथ ही परवर्ती लेखकों के लिए पथ प्रदर्शक का कार्य भी किया। अब देखते हैं पाठ का परिचय। यहाँ पाठ्यपुस्तक के लिए उनका बलिया के ददरी मेले में दिया गया प्रसिद्ध व्याख्यान चुना गया है। भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। यह भारतेंदु जी का प्रसिद्ध भाषण है। इसमें लेखक ने भारतीयों एवं ब्रिटिश शासन के बीच तुलना की है। एक ओर ब्रिटिश शासन की मनमानी पर व्यंग किया गया है, तो दूसरी ओर उनके परिश्रमी स्वभाव के प्रति आदर भी दिखाया गया है। भारतीयों के आलसीपन का उल्लेख लेखक ने रेलगाड़ी के समान किया है, जो बिना इंजन के कुछ नहीं कर सकती। भारतेंदु जी ने भारतीयों के आलसीपन, समय के अपव्यय आदि कमियों को दूर करने की बात कही है और उनकी रूढ़िवादिता और गलत जीवन शैली पर भी तीखा प्रहार किया है। भारतीयों को देश का हितैषी बनकर मेहनत करके देश की उन्नति में आगे बढ़कर कार्य करने को कहा है। जनसंख्या नियंत्रण, श्रम की महत्ता, आत्मबल और त्याग की भावना को भारतेंदु जी ने उन्नति के लिए अनिवार्य माना है और अत्यंत प्रेरक ढंग से इसे व्यक्त किया है। अब देखते हैं पाठ का सारांश विस्तार से। पाठ थोड़ा सा बड़ा है और इसी कारण से इसका जो सारांश है वह भी कुछ बड़ा है। हम शीघ्र से शीघ्र इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। बलिया की धरती पर आज बहुत सारे मनुष्य बड़े उत्साह के साथ एकत्र हुए हैं। लेखक भारत की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को याद करता है। हमारे हिंदुस्तान के लोग तो रेल की गाड़ी हैं। इस गाड़ी में यूं तो फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास आदि डिब्बे लगे हैं, परंतु बिना इंजन के यह सब नहीं चल सकते। वैसे ऐसा कोई कार्य नहीं जो हिंदुस्तानी ना कर सकें, बस कोई चलाने वाला होना चाहिए। लेखक आगे बताता है, इनसे बस इतना कह दीजिए, का चुप साध रहा बलवाना। यह महाकाव्य रामायण की एक पंक्ति है, जिसमें हनुमान जी को उनके बल का स्मरण कराया जाता है, परंतु यहाँ जनता को उनके बल का स्मरण कौन कराए, इस बात की लेखक को चिंता है। यहाँ के राजे महाराजे
नवाब रईस सब अपने कामों में व्यस्त हैं। उनके पास यदि घुड़दौड़, थिएटर, अखबार और सरकारी कामों के अलावा कुछ समय बचे तो भी वे गंदे काले आदमियों से मिलकर अपना समय बर्बाद क्यों करें। आगे लेखक कहता है कि प्राचीन समय में जब हिंदुस्तान में आर्य आए तो उन्होंने विद्या और नीति फैलाने का कार्य राजा और ब्राह्मणों के जिम्मे कर दिया, परंतु अब इन लोगों को सारे संसार के निकम्मेपन ने घेर रखा है। बावजूद इसके हमारे पूर्वजों ने जंगल में बनी पत्ते और मिट्टी की कोठरियों में बैठकर बांस की नलियों से जो तारा ग्रह आदि की गति के विषय में लिखा, वे अंग्रेजों की 16 लाख रुपए की लागत की विलायती दूरबीन से भी अधिक सटीक बैठती है। आज अमेरिकन, अंग्रेज, फ्रांसीसी, तुर्की कोई भी हों, सभी उन्नति के इस घोड़दौड़ में दौड़े जा रहे हैं। सभी अपने लक्ष्य को सबसे पहले पाना चाहते हैं, जबकि हम हिंदू काठियावाड़ी खाली बैठे सिर्फ इनको देख ही रहे हैं। यहाँ तक कि जापानी लोग भी हाँफते हाँफते अपनी लाज बचा रहे हैं। यह ऐसा समय है जब यदि हिंदुस्तानी पीछे रह गए तो फिर किसी भी उपाय से आगे न बढ़ सकेंगे। लेखक के मित्र लेखक से हिंदुस्तान की उन्नति कैसे हो सकती है इस विषय पर कुछ कहने को बोलते हैं। इस पर लेखक बताता है कि सबसे पहले तो मनुष्य जन्म लेना ही दुर्लभ है, उस पर गुरु की कृपा और सामाजिक अनुकूलता, इतना सब होने के बाद भी यदि आप संसार सागर से पार न जा सके तो जीवन व्यर्थ है। यही दशा आज हिंदुस्तान की भी है। अंग्रेजों के राज में सब तरह की आधुनिक वस्तु और अवसर पाकर भी जो लोग उन्नति ना कर सके, तो ऐसे अभागे लोगों पर भगवान का कोप ही समझिए। लोग जब कहते हैं कि हम तो अपने पेट पालने के धंधे के कारण कुछ और नहीं कर पाते, तुम्हारा तो पेट भरा है, इसलिए तुम्हें दूर की सूझती है। इस पर लेखक कहता है कि इंग्लैंड का पेट भी कभी खाली था, परंतु उसने एक हाथ से अपने पेट को भरा और दूसरे हाथ से उन्नति की राह के कांटों को साफ किया। वहाँ भी हमारी तरह कई कामगार लोग हैं। किसी भी देश में सभी पेट भरे हुए नहीं होते। ऐसे में उन्होंने नए नए विचारों से अपने समाज व देश को उन्नत किया है। वहाँ के लोगों का यह सिद्धांत है कि वह एक पल भी व्यर्थ नहीं गंवाते, जबकि हिंदुस्तान के लोग आलस के प्रतीक बन गए हैं। उनके पास रोजगार नहीं, चारों ओर दरिद्रता की आग लगी हुई है। वे लोगों को प्रेरित करते हुए कहते हैं कि हमें राजा महाराजाओं का मुंह नहीं देखना चाहिए। आलस को छोड़कर ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे रुपया और बुद्धि दोनों बढ़े। पृथ्वीराज चौहान के कथानक के माध्यम से लेखक कहता है कि पृथ्वीराज ने गयासुद्दीन को शब्दभेदी बाण के द्वारा मारा था। पृथ्वीराज के पास इसके लिए एक ही अवसर था और उन्होंने उस अवसर का लाभ उठाया। उसी प्रकार यदि अब इस अवसर का लाभ नहीं उठाओगे तो फिर कभी भी इस दरिद्रता से आगे बढ़कर उन्नति नहीं पा पाओगे। ऐसी सभी बातों को त्याग दो जो तुम्हारे पथ के कांटे बने। अब आगे प्रश्न ये उठता है कि उन्नति और सुधार कैसे हो, किसको अच्छा माने, किसको छोड़ें। इस पर लेखक कहता है कि जो मुझे ध्यान आता है मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। सब उन्नतियों का मूल धर्म है, हमें धर्म की ही उन्नति करनी चाहिए। लेखक कहता है कि अंग्रेजों की धर्म नीति और राजनीति परस्पर मिलती है, इससे उनकी उन्नति दिनों दिन होती जा रही है, जबकि हमारे यहाँ धर्म की आड़ में तरह तरह के विधान चलते हैं। लेखक बलिया के मेले का ही उदाहरण देते हुए कहता है कि यहाँ धर्म के आधार पर मेला होता है, लेकिन इसमें कोसों दूर के कई गांव के लोग एक जगह आकर मिलते हैं। अपनी गृहस्थी के काम की चीज़ें जो गांव में नहीं मिलती यहाँ से ले जाते हैं। लेखक उदाहरणों के माध्यम से बताता है कि कई धार्मिक अनुष्ठानों की पूर्ति वैज्ञानिक आधारों को पूर्ण करने के लिए कराई जाती है। यहाँ विज्ञान ने धर्म का चोला ओढ़ रखा है। पुराने समय में बुद्धिमान ऋषि मुनियों के द्वारा बताई गई बातों में लोगों ने छिपे विज्ञान को नहीं समझा। बाल विवाह, बहु विवाह, कुलीन प्रथा आदि को दूर कीजिए। लड़कियों को पढ़ाइए, उन्हें ऐसी शिक्षा दीजिए जिससे वे कुल धर्म सीखें, पति की भक्ति करें, जबकि लड़कों को सहज में शिक्षा दें। जाति के भेदभाव को न मानें, सबका आदर करें, जो जिस योग्य हो उसको वैसा सम्मान दें। छोटी जाति के लोगों का तिरस्कार न करके सब लोग आपस में मिलकर रहें। आगे हिंदुस्तान में बसने वाले मुसलमान भाइयों को भी लेखक सलाह देता है कि उन्हें हिंदू भाइयों से पता करना चाहिए। ऐसी बात जो उन्हें दुख देने वाली हो उसे नहीं करना चाहिए। खान पान विलायत जाने में रोक टोक नहीं, फिर भी बड़ी ही सोचने की बात है कि मुसलमानों की दशा अभी तक सुधरी नहीं। दिल्ली वाले लखनवी बादशाहत के भरम में हैं। अपने बच्चों के केवल
अपने बच्चों को केवल धार्मिक शिक्षा न देकर उन्हें चल रही शिक्षा प्रदान करें। अपने बच्चों को चुस्त कपड़े पहनने और गजल गुलजार से रोकें। ऐसे में अच्छी तालीम न लेकर गलत हालात में पड़ के वे बिगड़ेंगे। बच्चों को रोजगार सिखलाएं और विलायत भेजें। लेखक हिंदुओं को समझाता है कि आपस में प्रेम बढ़ाओ। जो हिंदुस्तान में रह रहे हैं वह किसी भी रंग, जाति अथवा मजहब के क्यों न हो, सबको साथ लेकर चलो। लेखक उदाहरण देता है कि देश में कई नदियां हैं जो एक होकर समुद्र में मिलती हैं। उसी तरह आप सभी का धन विदेशों को चला जाता है क्योंकि आप छोटी छोटी वस्तुएं भी वहां से मंगाते हैं। इसे अपनी शान समझते हैं। यह बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि हम अपने काम की वस्तुएं भी नहीं बना सकते। अब इस नींद से जागो और देश की उन्नति करो, जिससे देश की भलाई हो। ऐसी किताबें पढ़ो, वैसी वैसे ही खेल खेलो और वैसे ही बातचीत करो। विदेशी वस्तु और विदेशी भाषा का भरोसा मत रखो। अपने देश में और अपनी भाषा में उन्नति करो। तो यह था पाठ, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। अब देखते हैं इस पाठ से हमने क्या सीखा। पहला, हिंदुस्तान की संस्कृति कितनी विशिष्ट है। दूसरा, हिंदुस्तान में विभिन्नताओं के कारण कितना मतभेद है। तीसरा, लोग आपसी मतभेद के कारण उन्नति क्यों नहीं कर पा रहे। चौथा, हिंदुस्तानी लोगों के अंदर छिपी शक्तियां कौन कौन सी है। पांचवा, हिंदुस्तानी विदेशी वस्तुओं पर क्यों आश्रित हैं। छठा, धर्म और विज्ञान में क्या संबंध है। सातवां, हिंदुस्तान की संस्कृति को उन्नत कैसे बनाया जा सकता है। आठवां, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। तो आज हमने पढ़ा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का प्रसिद्ध व्याख्यान, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। यह है आपका चैनल CBSE हिंदी विद मथुरा दास। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा और पिछली वीडियो भी हमारे अवश्य देखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको नई नई वीडियो मिलती रहेंगी। और पिछले वीडियो को भी अवश्य देखें, उनको शेयर करें। अच्छा लगे तो लाइक करें और कमेंट्स करें। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। नमस्कार।